ये चंद एक चीजें हैं जो कि हमने अब पढ़नी है। बेसिकली ये वो चीजें कि हम छोटी क्लासेस से पढ़ते आए हैं, इसलिए इनको बहुत ज्यादा जो है वो हमारे उस तरह से शीट यूज करने की, इंशाल्लाह व्हाइट बोर्ड शीट यूज करने की जरूरत नहीं पेश आएगी। लेकिन ये है कि यहाँ पर अब हम शुरू क्या करने लगे हैं, दैट इज डिसेंट विद मॉडिफिकेशन बाय नेचुरल सिलेक्शन एक्सप्लेन्स द अडेप्टेशन। अब यहाँ पर बेसिकली बात जो की जा रही है वो डार्विन के सफर की जा रही है और डार्विन के कारनामे की जा रही है। तो बेसिकली यहाँ पे थोड़ी सी सवाल से डिस्कशन करते हैं कि आप लोगों को इंशाल्लाह मैं एक वीडियो भी रेफर करूंगा, और वो मेरी वाहिद वीडियो है जिसपे इंतहाई ज्यादा व्यूज हैं, 3000 अबव व्यूज हैं उस पे ना, मेरी उस वीडियो पे। वो वीडियो है जो कि आपको बेसिक ज्योग्राफी समझाती है। बेसिक ज्योग्राफी मतलब नॉर्थ कैसे बनता है, साउथ कैसे बनता है, ईस्ट कैसे बनता है, वेस्ट कैसे बनता है, इक्वेटर क्या है, ट्रॉपिकल क्या है, सब ट्रॉपिकल क्या है, टेम्परेट क्या है, पोलर क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड क्या है, ये सारी टर्मिनोलॉजीज उस एक वीडियो में कवर हुई हुई हैं। तो लेकिन डार्विन का जहां तक मैं बात करूंगा कि डार्विन ने जब अपना सफर का आगाज किया तो उसने स्टार्ट किया था इंग्लैंड से, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि उसने साउथ अमेरिका विजिट किया, और उसके अलावा जो है वो गैलापागोस आइलैंड्स की तरफ गया। फिर वहां से वो ग्लोब के ऊपर घूमता हुआ वापस आता है ऑस्ट्रेलिया की तरफ, न्यूजीलैंड की तरफ, और माले माले के जजायर में जाता है, और उसके बाद फिर होता हुआ वापस बहुत ये यहाँ पर केप टाउन में भी रुका है, ठीक है। उसके बाद ये वापस जाता है दोबारा साउथ अमेरिका से होता हुआ इंग्लैंड वापस पहुंचता है। लेकिन इस दौरान डार्विन का जो सबसे बड़ा कारनामा रहा वो दो तीन ऑब्जर्वेशन थी। यहाँ से अब आपको ना थोड़ा सा साइंटिफिक मेथड का भी अंदाजा होगा कि जो रिसर्च होती है उसमें साइंटिफिक मेथड जब यूज होता है तो उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ऑब्जर्वेशन होती है। उसने थाउजेंड्स ऑफ स्पेसिमेंस कलेक्ट किए। उसको जहां मौका मिला उसने फॉसिल्स भी सिलेक्ट किए, कलेक्ट किए। उसने उसको जहां मौका मिला उसने सिर्फ ऑब्जर्वेशंस पे गुजारा किया, और उसको जहां मौका मिला उसने ऑर्गेनिजम्स कलेक्ट भी किए। लेकिन उसने बार बार एक चीज ऑब्जर्व की डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, वो ये थी कि ऑर्गेनिजम्स का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सेम है, लेकिन ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से अपनी पार्टनर स्पीशीज से थोड़ा थोड़ा डिफर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, एक चीज जो उसने ऑब्जर्व की वो ये थी कि साउथ की तरफ जाते हुए जब वो इक्वेटर के करीब जाता है तो वो ये देखता है कि जो साउथ अमेरिकन खास तौर पे यहाँ पर आइलैंड्स हैं, साउथ अमेरिकन आइलैंड्स, ये वाले आइलैंड्स हैं, इनकी स्पीशीज अपने मेन लैंड से काफी मिलती जुलती है। मेन लैंड जो है जाहिर है वो साउथ अमेरिका है। वो कहता है कि गैलापागोस आइलैंड्स की स्पीशीज कुछ ना कुछ मिलती जुलती हैं साउथ अमेरिकन स्पीशीज, लेकिन हर स्पीशीज ने अपने आप को अपनी अपनी आसानी के लिहाज से मॉडिफाई किया हुआ है। यानी स्पीशीज जो हैं वो अपने आप को जैसे जैसे किसी और इन्वायरमेंट में वो मूव करती हैं या किसी वजह से मेन लैंड से सेपरेट होती हैं, तो वो अपने आप को उस एक पर्टिकुलर इन्वायरमेंट की सहूलियात के हिसाब से मॉडिफाई कर लेती हैं। अब यहाँ से मैं एक स्टेप फर्दर बात करूंगा। एक स्टेप फर्दर से मेरी मुराद क्या है कि ये कॉन्सेप्ट बाद में आना है, लेकिन मैं यहाँ पे एक कंफ्यूजन आप लोगों की दूर करूंगा। डार्विन की इस बात से लगता यूं है कि जैसे ऑर्गेनिज्म अपने आप को खुद चेंज करते हैं। पर्टिकुलरली ये सेंटेंस कहना कि द स्पीशीज ऑफ आइलैंड्स वर रिजेंबलिंग द मेनलैंड स्पीशीज एक्सेप्ट they have modified, they have adapted themselves to the environment where they live। यानी मेनलैंड की स्पीशीज से वो रिजेंबल करती हैं, लेकिन अपने आप को उन्होंने उस एनवायरनमेंट से अडेप्ट कर लिया है जिस एनवायरनमेंट में वो अब रह रही हैं। चाहे वो मेनलैंड स्पीशीज से रिजेंबल जरूर करती हैं, लेकिन वो अपने आप को चेंज कर चुके हैं। अब यहां से जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो हमारी क्रिएट होती है, जिसकी वजह से हमारे लिए एवोल्यूशन पढ़ाना भी मुश्किल हो जाता है, वो क्या है? वो ये है कि ऑर्गेनिज्म के इख्तियार में है कि वो अपने आप को चेंज कर लेता है। गलत, ऐसा हरगिज नहीं है। नेचुरल सिलेक्शन के नतीजे में कोई एक कैरेक्टर फेवर हो जाता है, और उस कैरेक्टर के फेवर हो जाने की वजह से वो कैरेक्टर ज्यादा प्रिवेल करना शुरू हो जाता है, बाकी कैरेक्टर आहिस्ता आहिस्ता डिलीट होते चले जाते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म में ये इख्तियार नहीं है कि वो अपने अंदर सेल्फ जो पावर है उसके वजह से कोई चेंज लाए और अपने आप को उस लिहाज से अडेप्ट कर ले। अब याद रखिए, दो तीन टर्म्स ऐसी हैं जिनमें हम कंफ्यूज करते हैं। एक है होम्योस्टेसिस, दूसरी है एक्लिमेटाइजेशन, तीसरी है अडेप्टेशन।
होम्योस्टेसिस है आपके इमीडिएट इन्वायरमेंट में सडन चेंज होने के नतीजे में बॉडी का फ्लक्चुएट होना। एक्लिमेटाइजेशन है आप किसी इन्वायरमेंट में शिफ्ट होते हैं और कुछ अरसे तक आपकी बॉडी उस इन्वायरमेंट को अपना लेती है, उस इन्वायरमेंट से आप अकस्टम्ड हो जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हिली एरियाज में शुरू में आपको मुश्किल होती है, जब आप हफ्ता 2 हफ्ता 1 महीना रह लेते हैं तो आप यू फील लाइक यू जस्ट फील लाइक दैट यू हैव बीन लिविंग हियर फॉर सो लॉन्ग। ये एक्लिमेटाइजेशन है। तीसरी चीज है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का नतीजा है एक्लिमेटाइजेशन और होम्योस्टेसिस। यानी अडेप्टेशन वो पर्टिकुलर प्रोसेस है जो एवोल्यूशन के नतीजे में आया है। इस बात को अगर आप सम अप करते हैं तो इसका मतलब ये है कि अडेप्टेशन असल में ऑर्गेनिज्म की अपनी मर्जी से नहीं हुई, बल्कि नेचुरल सिलेक्शन के नतीजे में कोई एक कैरेक्टर फेवर हुआ जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिज्म उस एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में कामयाब हो गया। ये वो चीज है जो डार्विन ने नहीं देखी। डार्विन ने जो चीज ऑब्जर्व की और जिसकी वजह से डार्विन की थ्योरी की वजह से जो कंफ्यूजन क्रिएट होती है, वो क्या क्रिएट होती है, वो ये है कि उसने सीधी सीधी बात ये की, यहाँ पे डिसेंट विद मॉडिफिकेशन की बात की उसने ना, अगले पेज पे मौजूद है कि यहाँ पर डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन में उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा कि जी जो डिसेंडेंट्स होते हैं वो अपने एंसेस्टर्स से इसलिए बेटर होते हैं क्योंकि उनके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स प्रिवेल कर रहे होते हैं जो कि एंसेस्टर्स से बेटर सर्वाइवल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एक ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव कर रहा है एक इन्वायरमेंट में, उसकी पॉपुलेशन में कोई चेंज आता है और जो चेंज आता है उसकी वजह से वो पॉपुलेशन ज्यादा बेटर अंदाज से सरवाइव करती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा चेंज आता है जिसकी वजह से पॉपुलेशन सरवाइव कर रही है ज्यादा बेटर अंदाज में, तो वो कैरेक्टर नेचर की तरफ से फेवर हो गया है। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि अगर वो कैरेक्टर फेवर हुआ है तो वो हर इन्वायरमेंट के हिसाब से फेवरेबल होगा। ये भी एक और पॉइंट है कि हम ये कहते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन वाला जो ऑर्गेनिज्म है वो हमेशा ही सरवाइव करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप उसको किसी और एनवायरनमेंट में रख देंगे वो सरवाइव नहीं करेगा। एग्जांपल क्या है, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है, आप लोगों ने अगर मेरी वीडियोस देखी हो, ऑस्मो कन्फॉर्मर नाम की एक टर्मिनोलॉजी है। ऑस्मो कन्फॉर्मर एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो कि अपने बहुत महदूद इन्वायरमेंट में भी फ्लक्चुएशन बर्दाश्त नहीं करता। वो एक कांस्टेंट इन्वायरमेंट में रहना प्रेफर करता है और अगर आप उसको जरा सी फ्लक्चुएशन देते हैं तो वो मर जाता है। ठीक है, अब ये क्या चीज है, ये वो चीज है जिसमें उस ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को इस तरह अडेप्ट किया कि वो बेस्ट सरवाइव कर रहा है अपने उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में। लेकिन उसकी वो अडेप्टेशन उसके लिए हैंडीकैप हो जाती है अगर वो एनवायरनमेंट को स्लाइटली शिफ्ट करता है, स्लाइट फ्लक्चुएशन आती है तो वो अपने एनवायरनमेंट में रहने के काबिल नहीं रहता। जस्ट लाइक दैट जो डिसेंट विद मॉडिफिकेशन है डार्विन का, ये पॉइंट याद रखिए, डार्विन की जो बुक थी उसमें ये पॉइंट बहुत अहम है, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन। और ये मेरा नहीं ख्याल कि आप में से किसी को नहीं पता होगा। डिसेंट विद मॉडिफिकेशन का मतलब ये है कि एंसेस्टर से डिसेंडेंट स्पीशीज बनना, और एंसेस्टर से डिसेंडेंट स्पीशीज सिर्फ कब बनती है जब उनमें कोई ना कोई ऐसा चेंज आता है। फॉर एग्जांपल एक ये मेन ग्रुप ये है, ठीक है, उससे एक पॉपुलेशन सेपरेट होती है ड्यू टू सम यूनिक कैरेक्टर्स। अब ये यूनिक कैरेक्टर्स जो हैं ये इनको आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे डिसेंडेंट्स। ये डिसेंडेंट्स है, और अगर ये डिसेंडेंट्स है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये एंसेस्ट्रल स्पीशीज थी। ठीक है, ये एंसेस्ट्रल स्पीशीज है। अब अगर इसमें कोई ऐसा चेंज आया है तो ये सिर्फ ये जो डिसेंडेंट है ये सिर्फ तब सरवाइव करेगा जब ये अपने एंसेस्टर से ज्यादा फिट हो। अगर कोई ऐसा चेंज आता है जिसकी वजह से ये सरवाइव नहीं कर सकता तो डिसेंडेंट स्पीशीज भी एलिमिनेट हो जाएगी और सर्वाइवल सिर्फ किसका रह जाएगा, एंसेस्ट्रल स्पीशीज का रह जाएगा। तो ओवरऑल बात का समअप ये है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने अंदर एडेप्टेशन लाकर सरवाइव नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस उसमें कोई चेंज आए और नेचर उसको प्रेफर कर दे, तो इस सूरत में फिर जो है वो सरवाइव करेगा। तो अडेप्टेशन का हमेशा मतलब जो है वो यही होता है। ये जो अडेप्टेशन है इसका मतलब ही यही है। ठीक है, ये तमाम बातें, और इस अडेप्टेशन के नतीजे में डार्विन को जो फिंचेस नजर आती हैं गैलापागोस की, वो ये 3 तरह की फिंचेस हैं। इन तीनों में जरा ऑब्जर्व कीजिए, जो मेन डिफरेंस आपको नजर आ रहा है दैट इज द बीक। ये 3 बीक्स हैं।
ये जो 3 बीक्स हैं, इसमें सबसे पहली बीक, दूसरी और तीसरी, इन तीनों में जरा फर्क देखिए। आप लोगों ने ये बात यकीनन अपनी क्लासेस में भी पढ़ी होगी, मुझे ज्यादा डिटेल में इसको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये जो पर्टिकुलर बीक है ये सिर्फ और सिर्फ कैक्टस के फ्लावर्स और पल्प को खाने के लिए, फ्लावर और पल्प जो कैक्टस में बनता है, यानी ये जो पर्टिकुलर स्पीशीज है ये एक ऐसे आइलैंड पे रह रही है जिसपे कैक्टस उग रहा है, और कैक्टस का फ्लावर और पल्प खाने के लिए उसको जिस तरह की बीक की जरूरत पड़ रही है वो बीक इसके पास मौजूद है। अगर आप इसी ऑर्गेनिज्म को किसी और जगह पर रखेंगे तो वो ऑर्गेनिज्म और वो इन्वायरमेंट और उस इन्वायरमेंट की जो नेचर है वो इस बीक को हो सकता है प्रेफर ना करे। ऐसी सूरत में ये ऑर्गेनिज्म उस इन्वायरमेंट से डिलीट कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा, इसको वहां से गायब कर दिया जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही ये और कीजिए एक और, ये जो स्पीशीज है इसके अंदर जो है वो इंसेक्ट को पकड़ने के लिए जो बीक रिक्वायर्ड है वो है। और तीसरी स्पीशीज आपको कहाँ क्या मिलती है, वो है ऐसी बीक जो सीड्स को क्रैक करने के लिए रिक्वायर्ड है। बात को समझ करें, अगर 3 स्पीशीज एक ही जगह पर रह रही हैं इसका मतलब है तीनों सहूलियात एक जगह मौजूद है। लेकिन अगर 2 स्पीशीज एक जगह रह रही हैं, जो सीड क्रैकर है वो कहीं और रह रहा है, इसका मतलब है कि वो सीड क्रैकर के लिए उन 2 स्पीशीज का एनवायरनमेंट फेवरेबल नहीं है, और उन 2 स्पीशीज का एनवायरनमेंट जो 2 स्पीशीज हैं वो सीड क्रैकर वाले एनवायरनमेंट में नहीं जा सकते। अगर तीनों अलग अलग रह रहे हैं इसका मतलब है तीनों के लिए उनका एनवायरनमेंट फेवरेबल है। नन ऑफ देम कैन एक्सचेंज द एनवायरनमेंट विद एनी ऑफ द अदर। तो ये जो आपको नजर आती है बात, इसकी सूरत में ये जो बीक है ये एक्चुअली किसकी एग्जांपल है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ अडेप्टेशन। ये अडेप्टेशन की एग्जांपल है जो हमें मिलती है डार्विनियन कॉन्सेप्ट से। डार्विन ने ये चीजें जो है वो कलेक्ट की थी। और उसके बाद फिर नेचुरल सिलेक्शन, जाहिर है कि वो एक चीज जो है वो डार्विन ने डिराइव की कि ये जो नेचुरल सिलेक्शन है ये एक ऐसी चीज है जो कि बेसिकली फेवर कर रही है। नेचुरल सिलेक्शन से मुराद ये है कि नेचर के फिनोमिना उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर फिनोमिना को सपोर्ट कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर अडेप्टेशन को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां से आगे जो बात आती है ना वो असल में बड़ी मजे की बात है, और वो ये है कि ये सारा काम कर लेने के बाद आप गौर कीजिए कि डार्विन को कितना अरसा लगा होगा ये काम करने में। कि डार्विन ने जो है वो 1840 तक डार्विन ने अपना काफी काम कर लिया था, और 1844 तक उसने जो है वो उसको पेपर वर्क कर लिया और बड़ा लंबा चौड़ा उसके ऊपर ऐसे लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद वो गया 1850 में वो गया चार्ल्स लाइल के पास। चार्ल्स लाइल जो है पहले क्रिएशनिस्ट था, वो इसकी बातें सुन के क्या हो गया, इसकी बातें सुन के वो एवोल्यूशनिस्ट हो गया। ठीक है, इसकी बातें सुन के वो एवोल्यूशनिस्ट हो गया। अब यही चार्ल्स लाइल ने उसको कहा कि भाई अपना पेपर छाप दो, वरना तुम्हारे इस काम को सिर्फ तुम नहीं कोई और भी कर सकता है। लेकिन डार्विन को देर हो चुकी थी, क्योंकि उस वक्त एक और शख्स था कि जिसने रसल वॉलेस, जिसने क्या किया, जिसने अपने जो है वो जिसने अपना काम करके उसके बाद अपना काम जो है वो पब्लिश करवाया। और लेकिन प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम ये था कि जब उसने अपना पेपर पब्लिश करवाया और डार्विन ने उसके बाद उसका पेपर पढ़ा, तो वॉलेस ने ऑलमोस्ट तकरीबन वही काम किया हुआ था जो डार्विन ने किया था। बहरहाल डार्विन ने भी अपना पेपर छापा, और जब डार्विन ने वॉलेस का पेपर पढ़ा तो उसने कहा कि ये काफी हद तक मेरे से सिमिलर काम है। लेकिन जब वॉलेस ने डार्विन का पेपर पढ़ा तो वॉलेस ने कहा कि मेरा काम डार्विन के करीब करीब भी नहीं है। डार्विन का वर्क बहुत एक्सटेंसिव है, बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ही ज्यादा जो है वो एक्सटेंडेड वर्जन है मेरे काम का, और मेरा काम जो है वो उसके करीब करीब भी नहीं पहुंचता। सो इट वाज लाइक कि वॉलेस ने अप्रिशिएट किया डार्विन के काम को। अगर आप यहाँ पर गौर करें तो ये जो है वो जो टाइमलाइन आपको नजर आती है उसमें डार्विन का जो वॉयज ऑफ द बीगल स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है, ये देखिए, ये 1831 टू 1836, ये 4 साल हैं जिसमें डार्विन जो है वो घूमता है। ठीक है, उसके बाद डार्विन अपना एस्से लिखता है 1844 में, 1844 में लिखता है, और उसके बाद कहीं जाके
वो जो उसके बाद कहीं जाके उसका पेपर पब्लिश होता है और उसके भी बहुत बाद जाके वो बुक जो है वो अपनी लिखता है डार्विन। ठीक है, तो ये जो टोटल एफर्ट है, इसके बाद ओवरऑल नतीजा क्या निकलता है बेसिकली कि डार्विन ने बहुत एक्सटेंसिव वर्किंग के बाद जो थीम ऑफ एवोल्यूशन है वो निकाल कर लाया, और वो था नेचुरल सिलेक्शन एंड अडेप्टेशन, कि अडेप्टेशंस आर आइदर फेवर्ड और डिलीटेड बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो ये डिसेंट और फिर डिसेंट विद मॉडिफिकेशन भी मैंने आपको बताया कि वो डार्विन का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और डिसेंट विद मॉडिफिकेशन जो है, सॉरी, जो डिसेंट विद मॉडिफिकेशन है डार्विन का आइडिया, उसमें डार्विन जो है वो एक और बहुत बड़ा फिनोमिना जो है वो बताता है, जो कि हम आमतौर पर इग्नोर कर जाते हैं। आप गौर कीजिए कि इस एक बात के नतीजे में डार्विन क्या बताता है। डार्विन कहता है कि ये जो डिसेंडेंस है, अगर ऑर्गेनिज्म अपने एंसेस्टर से मॉडिफाई होकर डिसेंड होना शुरू हो जाए, तो इससे क्या बनना शुरू हो जाएगा, इससे नई स्पीशीज शुरू हो जाएंगी। यानी कि डार्विन जो है वो आपको ये भी बताता है कि जो स्पीशिएशन है वो भी एक फिनोमिना है जो डिसेंडेंस के नतीजे में आता है। यानी ऑर्गेनिज्म अगर मॉडिफाई होता है, अगर नेचर उसके किसी कैरेक्टर को प्रेफर करती है, अगर नेचर उसके किसी कैरेक्टर को फेवर कर देती है, और कोई ऑर्गेनिज्म अपने एंसेस्टर से सेपरेट होता है किसी एक या दो कैरेक्टर्स की बेस के ऊपर, तो वो एक न्यू स्पीशीज बन जाता है। और ये जो डिसेंडेंस विद मॉडिफिकेशन है, ये अल्टीमेटली क्या नतीजा निकालती है, डिसेंडेंस विद मॉडिफिकेशन के नतीजे में न्यू स्पीशीज बनना शुरू हो जाती हैं। तो ये आप डार्विन की इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो डायग्राम है, ये डार्विन ने ब्रांचिंग पैटर्न ऑफ एवोल्यूशन बताया है, और इसमें आप वाज़ेह तौर पर देख सकते हैं कि वो क्या कहता है कि असल में एंसेस्टर से इवॉल्व होने वाली जितनी भी स्पीशीज हैं, वो तमाम स्पीशीज जो हैं वो किसी न किसी कैरेक्टर की बेस पे अपने एंसेस्टर से अलग हुई हैं, और अब वो सेपरेट स्पीशीज कहलाती हैं। तो दिस फिनोमिना लीड्स टू द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्पीशिएशन, कि फिर एंसेस्ट्रल स्पीशीज सेपरेट हो जाती है और डिसेंडेंट स्पीशीज सेपरेट काउंट होती है, तो फिर नंबर ऑफ स्पीशीज जो है वो बढ़ती चली जाती हैं। माशाल्लाह, आज पता नहीं कितने दिन बाद सारे प्रेजेंट हैं। वाह जी वाह, बड़ी खुशी हुई। अच्छा, यहाँ पे जो है वो डार्विन के इस जो है वो कॉन्सेप्ट को जब साइंटिस्ट ने मजीद ऑब्जर्व किया, तो एक लीनिएज उन्होंने बनाई जिसमें उन्होंने एलिफेंट के जितने एंसेस्टर थे, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताया, आप लोगों ने एवोल्यूशन पढ़ी हुई है, 2, 3 या 4 ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनकी पूरी फाइलेटिक लाइनेज, या फाइलेटिक लाइनेज कहना चाहिए या नहीं, लेकिन उनकी पूरी जो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है उनके एंसेस्टर तक वो हमें पढ़ाई जाती है। फॉर एग्जांपल एलिफेंट की पढ़ाई जाती है, हॉर्स की पढ़ाई जाती है, ह्यूमन की पढ़ाने की कोशिश की जाती है, और एक और ऑर्गेनिज्म है जिसकी पढ़ाने की कोशिश की जाती है, ये नहीं, वो मेरे जहन में नहीं आ रहा। तो ये चंद एक ऑर्गेनिज्म की एवोल्यूशनरी हिस्ट्री पढ़ाने की जाती है, और अल्टीमेटली क्या कहा जाता है कि उनका एंसेस्टर जो है वो कहीं ना कहीं दूसरे मैमल्स से मिलता जुलता है। फॉर एग्जांपल, ये 2 तरह के जो मैमल्स हैं, इनका जो कि अभी एग्जिस्टिंग है, ये दोनों टाइप की स्पीशीज अभी मौजूद हैं, ये दोनों टाइप की स्पीशीज, और ये आखिरी 3 स्पीशीज, इन दोनों के एंसेस्टर्स जो हैं वो रीसेंट एंसेस्टर्स वो कॉमन है। अब ये पूरी एलिफेंट की बताई जा रही है, पूरी एलिफेंट की जो एवोल्यूशन है वो बताई जा रही है। आप गौर कीजिए कि ऑलमोस्ट यहां से लेकर यहां तक के जितने ऑर्गेनिज्म हैं वो एग्जिस्ट नहीं कर रहे। उसकी वाहिद वजह क्या है कि दे वर नॉट फेवर्ड बाय नेचुरल सिलेक्शन। लेकिन यहां से एक बात साबित हो जाती है कि जो एंसेस्टर्स हैं वो ही, उन्हीं में कोई ना कोई ऐसा चेंज आता है जिसके नतीजे में डिसेंडेंट्स जो हैं वो सरवाइव करने के काबिल होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये एंसेस्टर्स हैं और इनके अंदर कोई ऐसा चेंज आता है, या इनके अंदर इनकी एक एंसेस्ट्रल लिनिएज इस तरफ को मूव कर जाती है, एक लिनिएज इस तरफ को मूव कर जाती है, उसके बाद इनके इन्वायरमेंट पे, याद रखिए
एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कि यहाँ डिस्कस नहीं हुई, लेकिन मैं आप लोगों को ये बात ऑलरेडी बता रहा हूँ। वजह क्या है? वजह ये है कि उससे आपको मजीद लॉजिकली समझ आएगा कि एक एंसेस्ट्रल स्पीशीज में इतना फर्क कैसे आ सकता है। और कीजिए, कहाँ ये दो और कहाँ ये वाले ऑर्गेनिज्म जिनमें दांत भी बाहर आ गए, जिनमें सूंड भी आ गई और जिनमें ये वाले कैरेक्टर्स भी आ गए। तो ऐसे केस में फिर हमें समझना होता है कि जो नेचुरल सिलेक्शन है, जिसको आप सिलेक्शन प्रेशर कहते हैं, वो किसी भी इन्वायरमेंट में क्या होता है। सिलेक्शन प्रेशर ये है कि कौन कौन सी पर्टिकुलर फोर्सेस उस इन्वायरमेंट में मौजूद हैं जो उस इन्वायरमेंट के किसी एक कैरेक्टर को फेवर कर रही हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं कि दो ऑर्गेनिज्म हैं जो जब अपने एंसेस्टर्स से अलहदा होते हैं तो वो अपने एंसेस्टर्स से इस तरह अलहदा होते हैं कि उनका इन्वायरमेंट जो है वो एंटायरली चेंज हो जाता है। इन्वायरमेंट इज एंटायरली चेंज्ड। फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पर सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ, एक चीज आपने पढ़ी हुई है और वो क्या है, वो है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट कह लीजिए, या इसको आप कह लीजिए कि वो क्या कहते हैं, नॉन रैंडम मेटिंग कह लीजिए। ये हार्डी वाइनबर्ग जो है थ्योरम, उसमें एक दो ये वाले पॉइंट्स यूज हुए हैं। कोई भी पॉइंट है, इसके नतीजे में आपको क्या समझ आती है? समझ ये आती है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में इतना वाज़ेह चेंज सिर्फ उस सूरत में आ सकता है जब उन ऑर्गेनिजम्स के जो सिलेक्शन प्रेशर है वो डिमांड, या यूं कह लीजिए कि उन ऑर्गेनिजम्स पे जो सिलेक्शन प्रेशर है वो टोटली डिफरेंट हो जाए, वो एंटायरली डिफरेंट हो जाए। ऐसी एवोल्यूशन जब आती है तो वो ऑर्गेनिज्म एंसेस्ट्रली कॉमन तो हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो करंट स्पीशीज हैं वो वाज़ेह तौर पर एक दूसरे से इंतहाई डिफरेंट नजर आ सकती हैं। इसकी एक मिसाल आगे भी मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल कहा यह जाता है कि ह्यूमन और बर्ड आपस में एक दूसरे के करीब तरीन है। ह्यूमंस और बर्ड्स की जो लिनिएज है वो एक दूसरे के क्लोजेस्ट रिलेटिव्स हैं। अगर दो क्लासेस को देखा जाए, मेमेलिया को और एविस को देखा जाए, तो ह्यूमन और बर्ड्स एक दूसरे से मोस्ट क्लोज स्पीशीज काउंट होते हैं, मोस्ट क्लोज ग्रुप्स काउंट होते हैं। स्टिल हम क्या कहते हैं कि कैसे हो सकता है कि ह्यूमन और बर्ड्स जो हैं या मैमल और बर्ड्स क्लोजेस्ट हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, दोनों का सिलेक्शन प्रेशर डिफरेंट है, दोनों के अंदर डिफरेंट तरह की फेवर जो है वो हुई है, जिसकी वजह से दोनों डिफरेंट एनवायरनमेंट में सरवाइव हुए हैं। इस यहाँ आपको आपको एक दो चीजें मैं और भी बताता हूं जो कि इस चैप्टर में दूर दूर तक नहीं है, लेकिन वो बताना जरूरी है कुछ बातों को जस्टिफाई करने के लिए। दो तरह की जो है वो एवोल्यूशन होती है जिसको हम बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, और इस चैप्टर में हमने इनमें से एक तरह की पढ़नी भी है, बल्कि मुझे याद आया। एक होती है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन और एक होती है कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। डाइवर्जेंट एवोल्यूशन वो होती है कि जब एंसेस्टर कॉमन हो लेकिन वो दोनों ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे से बिल्कुल भी मिलते जुलते ना हो। फॉर एग्जाम्पल आप कह लेते हैं कि ह्यूमन और चिंपैंजी की आप बात कर लेते हैं, ठीक है, इनमें बहुत कुछ सिमिलर है एंसेस्टर्स की वजह से, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि इन दोनों का इन्वायरमेंट डिफरेंट हो जाने की वजह से एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ टीथ है, साइज ऑफ आई है, स्कल साइज है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ लिम्स है, लिम्स की बोन्स है। ये सारे वो कैरेक्टर्स हैं जो इन्वायरमेंट अलग हो जाने की वजह से, एंसेस्ट्रल चेंज भी है डेफिनेटली कि एंसेस्टर से डिसेंडेंट चेंज हुए तो उसके बाद जो है वो इनके ह्यूमन के अंदर डिफरेंट कैरेक्टर आ गए, चिम्प्स के अंदर डिफरेंट कैरेक्टर्स आ गए, लेकिन बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि दो सेम एंसेस्टर होने के बावजूद इन्वायरमेंट डिफरेंट होने की वजह से वो दोनों कैरेक्टर्स, दोनों स्पीशीज एक दूसरे से बहुत ही डिफरेंट नजर आती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप जो है वो ये कहते हैं कि वो दो स्पीशीज जो एंसेस्ट्रली सेम हैं लेकिन अपने इन्वायरमेंट की वजह से बहुत सिमिलर नजर आती हैं, उनमें जो है वो आप ऐसी स्पीशीज जो हैं वो ऐसी एवोल्यूशन क्या कहलाती है, ऐसी एवोल्यूशन जिसमें एंसेस्टर सेम हो लेकिन इन्वायरमेंट की वजह से दोनों स्पीशीज एक दूसरे से बहुत डिफरेंट दिखें, ऐसी एवोल्यूशन को आप क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। और ऐसी एवोल्यूशन, ऐसी भी एवोल्यूशन है, इसकी मैं आपको मिसाल देता हूं।
हम आमतौर पे बर्ड्स को बैट को मिस्टेकनली कह देते हैं बर्ड्स। क्यों? उड़ता है, बैट उड़ती है, लेकिन जो बैट और बर्ड्स हैं इन दोनों में बहुत वाज़ेह डिफरेंस है। बैट्स मैमल्स हैं, बर्ड्स जाहिर है बर्ड्स हैं, ठीक है। लेकिन जो बैट है वो बर्ड से इस कैरेक्टर में किस वजह से मिलती है, क्योंकि दोनों का सिलेक्शन प्रेशर किसी हद तक सेम रहा है। तो ऐसी एवोल्यूशन जिसमें एंसेस्टर्स जो हैं वो डिफरेंट हो, एंसेस्टर डिफरेंट हो, लेकिन कैरेक्टर सेम हो, उनको आप, मैंने पहले क्या कह दिया, आई एम सॉरी, मैं पहले कन्वर्जेंट तो नहीं कह दिया? नो सर, डाइवर्जेंट सर। मैंने पहले डाइवर्जेंट कहा था ना? डाइवर्जेंट सर। देख लीजिएगा, मैं अक्सर इन टर्म्स में कंफ्यूज करता हूँ, मैं लिख लेता हूँ, मैं अक्सर यहाँ पर आकर कंफ्यूज होता हूँ। डाइवर्जेंट क्या है? डाइवर्जेंट ये है कि आपके जो हैं वो एंसेस्टर्स वो क्या हो, वो सेम हो, लेकिन जो कैरेक्टर्स हैं वो किसी जो सिलेक्शन प्रेशर की वजह से कैरेक्टर्स डिफरेंट हो जाएं। सिलेक्शन प्रेशर लीड्स टू डिफरेंट कैरेक्टर्स, वाज़े डिफरेंस आ जाए तो ऐसी सूरत में आप क्या कहते हैं, ऐसी जो एवोल्यूशन होती है वो डाइवर्जेंट होती है। डाइवर्जेंट का मतलब जाहिर है कि किसी एक पॉइंट से एक दूसरे से बिल्कुल ही सेपरेट हो जाना, ये डाइवर्जेंट है, ठीक है। कन्वर्जेंट क्या है? दो चीजों का आपस में, दो कोई सी चीजों का आपस में मिलना, ठीक है, इसको आप कहते हैं कन्वर्ज हो रही है, डाइवर्ज और कन्वर्ज। अब ये जो कन्वर्जेंट है क्या होता है कि दो ऑर्गेनिजम्स के एंसेस्टर फार अपार्ट एंसेस्टर्स, बहुत दूर दूर एंसेस्टर्स हैं, लेकिन उनके कोई से दो कैरेक्टर्स आपस में इतने मिलते जुलते हैं कि आप उनमें फिर भी क्या रहते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। जैसे बर्ड्स और बैट्स हैं। बर्ड्स और बैट्स का जो एक वाहिद फीचर है जो इनको कॉमन, इनको सेम रखता है, वो इनकी फ्लाइट है। अब ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से है? कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की वजह से है। और ऐसे केस में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, जो सिलेक्शन प्रेशर है उसकी वजह से वो दोनों स्पीशीज एक दूसरे से बहुत डिफरेंट भी हो सकती हैं और बहुत सेम भी हो सकती हैं। बावजूद इसके nonetheless their ancestors are far apart, but a single character can bring them close. So ऐसी सूरत में आप उसको कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। अब यहां पर जो है वो ये जो आपके सामने पूरा ट्री नजर आ रहा है, ट्री ऑफ लाइफ, बेसिकली डार्विन ने तो खैर ट्री ऑफ लाइफ की बुनियाद रखी थी, लेकिन ये ट्री ऑफ लाइफ की एक छोटी सी मिसाल है ये वाला, कि इनके अंदर ये एंसेस्टर्स इनके कॉमन हैं, लेकिन इनके अंदर जो है वो कैरेक्टर्स बहुत डिफरेंट हो गए हैं ड्यू टू सम सॉर्ट ऑफ सिलेक्शन प्रेशर, सम सॉर्ट ऑफ म्यूटेशन, सम सॉर्ट ऑफ जेनेटिक ड्रिफ्ट, नॉन रैंडम मेटिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, जिसकी वजह से दोनों बज़ाहिर बहुत ही दूर के ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन अल्टीमेटली इनके एंसेस्टर्स सेम हो जाते हैं। तो ये वो बुनियादी पॉइंट है जो असल में डार्विन की थ्योरी में, सिलेक्शन प्रेशर तो डार्विन की थ्योरी से जरूर मिलता है हमें, लेकिन हमें डार्विन की थ्योरी से जेनेटिक्स नहीं मिलती। हमें डार्विन की थ्योरी से बहुत सी और चीजें नहीं मिलती, जिसमें नेचुरल सिलेक्शन का बिल्कुल न्यूट्रल होना भी है, कि नेचुरल सिलेक्शन किसी को फेवर नहीं करती, वो बेसिकली चंद क्राइटेरियाज हैं जिन पे जो ऑर्गेनिज्म पूरा उतर जाता है वो ऑर्गेनिज्म सरवाइव करता है। तो ये यहाँ पर ये कहा जाता है कि दरमियान की जो जितनी स्पीशीज हैं इनमें से कोई एक भी एग्जिस्ट नहीं कर रही, ये जितनी स्पीशीज यहाँ की हैं। क्या वजह है? इनमें से कोई एक भी चेंजिंग एनवायरनमेंट में सरवाइव नहीं कर सका, एंड अपने उस चेंजिंग एनवायरनमेंट को अडेप्ट नहीं कर सका, अपने उस चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल नहीं था, लिहाजा वो सरवाइव नहीं किया। और अब जो मॉडर्न स्पीशीज हैं वो एलिफेंट्स की सिर्फ ये 3 तरह की स्पीशीज हैं जो एग्जिस्ट कर रही हैं। एंड बिलीव मी, रीसेंट रिपोर्ट क्या है कि ये 2 स्पीशीज एंडेंजर्ड हो चुकी हैं, लॉक्सोडोंटा अफ्रीकाना और लॉक्सोडोंटा साइक्लोटिस, ये दोनों एंडेंजर्ड हो चुकी हैं। तो ये चंद एक पॉइंट है जो डिसेंट मॉडिफिकेशन और नेचुरल सिलेक्शन के हैं। मैं आपको ये नेचुरल सिलेक्शन भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये वाली, ठीक है।
तो यहाँ तक अगर आपके कुछ सवाल हैं तो बताइए। सर, जो जी। आपने ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की बात की है बर्ड्स और मैमल्स, सर अगर हम खुद को बर्ड्स से कंपेयर करें ना तो हम में और बर्ड्स में डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होती है। तो सर बैट्स भी तो मैमल है, तो फिर बैट्स और बर्ड्स में तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होनी चाहिए ना। बर्ड्स और इंसेक्ट्स में होती है कन्वर्जेंट। उनमें भी है, बिल्कुल फ्लाइट के हिसाब से उनमें भी है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, इस बात को, सवाल आपका बहुत अच्छा है, इसको मैं इलेबोरेट करता हूँ डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट को। याद रखिए, किसी एक ग्रुप में, पूरे ग्रुप में फर्ज करें डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है, दो ग्रुप्स हैं, उन दोनों में डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है, लेकिन एक ग्रुप की एक स्पीशीज ऐसी है, कोई एक स्पीशीज ऐसी है, या कोई एक फैमिली कह लीजिए, एक ऑर्डर कह लीजिए, फैमिली, जीनस कह लीजिए, चले जीनस कह लें, कोई एक जीनस ऐसी है जो दूसरे ग्रुप से कोई एक कैरेक्टर वाज़े तौर पर फिनोटिपिकली कोई एक कैरेक्टर जो है वो शेयर करती है, वो कैरेक्टर उसके ग्रुप के साथियों में नहीं है। मैं हाथों के बजाय आपके इस सवाल को एक्सप्लेन करता हूं बाय द हेल्प ऑफ राइटिंग हियर। दो ग्रुप्स हैं आपके पास, ए और बी। इस ए ग्रुप में सिर्फ एक जीनस है A1, जिसका कोई एक कैरेक्टर है, वन कैरेक्टर दैट resembles with B and absent in all others present in A। कोई एक जीनस ऐसी है जिसका एक कैरेक्टर बी के साथ मिलता है और वो ए के तमाम बाकी ऑर्गेनिजम्स में नहीं है, तो ये उस एक पर्टिकुलर जीनस के लिए कौन सी एवोल्यूशन होगी? उस एक पर्टिकुलर जीनस के लिए कन्वर्जेंट एवोल्यूशन होगी। और कैरेक्टर के हिसाब से, अब गौर कीजिए, अगर ये जीनस A1 जो है ये इसके साथ कन्वर्ज कर रही है किसी एक कैरेक्टर में, तो ये अपने ग्रुप से उस एक कैरेक्टर के हिसाब से क्या हो रही होगी? डाइवर्ज कर रही होगी। ठीक है, तो ये बात सोचना कितना मुश्किल है कि जो इंसेक्ट्स और बर्ड्स हैं उनमें फ्लाइट के हिसाब से कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है, लेकिन बाकी जो कैरेक्टर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वर्टेब्रल कॉलम है, उसके हिसाब से अगर आप देखते हैं तो उनके अंदर जो है वो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन। ठीक है, तो यहां पर आप ये हरगिज नहीं कह सकते कि एज ए होल ग्रुप की बात करेंगे आप कैरेक्टर बेस्ड एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। आप जब कैरेक्टर बेस्ड एवोल्यूशन की बात करते हैं, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट सिर्फ तब कहा जाता है, ये नहीं कहा जाता कि पूरा ग्रुप की बेस पे, किसी एक ग्रुप के एक कैरेक्टर की बुनियाद पे या तो वो कन्वर्जेंट हो जाएंगे या वो डाइवर्जेंट हो जाएंगे। जैसे बाकी मैमल्स हैं, जी बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अच्छा, जैसे बाकी मैमल्स हैं, बाकी मैमल्स और बैट, वाहिद एक मैमल है जो क्या कर रहा है? उड़ रहा है। वो क्या है? वो डाइवर्ज हो रहा है। अब वही जो बैट है वो अपने उसी कैरेक्टर की बेस के ऊपर, उसी एक फंक्शन की बेस के ऊपर, उसी एक स्ट्रक्चर की बेस के ऊपर बर्ड्स के साथ कन्वर्ज कर रहा है उड़ने की वजह से। तो वो एक कैरेक्टर होगा जिसकी वजह से जो कोई कहीं पर भी डाइवर्जेंट या कहीं पर भी कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। जी बेटा। सर, इसका मतलब ये है कि वो अपने ग्रुप से डाइवर्ज होकर दूसरों के साथ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बनाता है। बेसिकली यही है कि अब मैमल, बैट जो है वो है तो मैमल ही, वो सिलेक्शन प्रेशर के नतीजे में वो मैमल से निकाल के बर्ड्स में नहीं रखा गया, लेकिन ये बात भी जहन में रखी गई है कि उसके ऊपर
उसके अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स को फेवर किया गया है कि जिसकी वजह से सम ऑफ द मैमल्स वर सक्सीडेड इन फ्लाइट। और ऐसी सूरत में फिर क्या है कि फिर उसको हम ये कहेंगे कि वो ऐसी एवोल्यूशन है जो अपने ग्रुप से डाइवर्ज हो गई, ठीक है, लेकिन सिर्फ इस बुनियाद पे उठा के आप उसको कि वो उड़ सकता है, सिर्फ इस बुनियाद पे उठा के आप उसको बर्ड्स में क्लासिफाई नहीं करते। जी बेटा। तो यहाँ पे हमें नेचुरल सिलेक्शन के हवाले से एक और बात भी हमें समझ आती है। आपने बहुत से ऑर्गेनिजम्स को देखा होगा, ह्यूमन के अलावा, चिंपैंजीज के अलावा बहुत से ऑर्गेनिज्म हैं, बल्कि ऑलमोस्ट सारे ही ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा बच्चे देते हैं। अब वो चाहे सीड्स ज्यादा बनाएं, चाहे वो अंडे ज्यादा दें, चाहे वो बच्चे ज्यादा दें, उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं। ये असल में एनवायरनमेंट में सरवाइव करते रहने का एक टैक्टिक है जो ऑर्गेनिजम्स में किसी न किसी हिसाब से मौजूद है। फॉर एग्जांपल, अगर एक ऑर्गेनिज्म एक एनवायरनमेंट में सरवाइव कर रहा है और वो उसके कैरेक्टर्स उस एनवायरनमेंट के मुताबिक अकॉर्डिंग टू दैट एनवायरनमेंट हैं, तब भी सिलेक्शन प्रेशर तो उस पे है। और सिलेक्शन प्रेशर में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट टेम्परेचर होता है। सिलेक्शन प्रेशर में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रिडेशन होता है, ठीक है। सिलेक्शन प्रेशर में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सीजनल शिफ्ट होता है। अब ऐसी सूरत में अगर कोई ऑर्गेनिज्म, क्योंकि तमाम ऑर्गेनिज्म ह्यूमन की तरह पेरेंटल केयर में इतने कामयाब नहीं होते, जिसकी वजह से उन ऑर्गेनिजम्स को सरवाइव करने के लिए मोर देन वन, और मोर देन वन में कोई भी हद हो सकती है, 1000 तक अंडे दे सकते हैं, 500 तक अंडे दे सकते हैं, ठीक है। तो मोर देन वन ऑफस्प्रिंग जो है एग देना जरूरी होता है ताकि स्पीशीज का सर्वाइवल पॉसिबल रहे। और उनमें से सिर्फ वो सर्वाइव करते हैं जो सिलेक्शन प्रेशर को बियर कर जाते हैं। मैं फिर यहां पर कहूंगा कि इनमें उन एग्स का कोई कमाल नहीं होता, जैसे हमने कहा इंडिविजुअल को कोई कमाल नहीं होता, वो जो नेचर के क्राइटेरिया है उनके ऊपर कोई पूरा उतर जाए, लकीली प्रीडेटर से एस्केप कर जाए, टेम्परेचर शिफ्ट से एस्केप कर जाए, तो वो सरवाइव करता है। जैसे एक मिसाल देता हूं, बड़ी ही जो है वो एंजॉयबल मिसाल है, आप लोगों में से शायद किसी ने देखी हो, एक एनिमेटेड मूवी है फाइंडिंग नीमो। फाइंडिंग नीमो में एक जो है वो जो मछलियों की एक जोड़ी है। अब वो जो फीमेल होती है वो पता नहीं कितने ज्यादा अंडे देती है, कल 500 देती है, कितने अंडे देती है। एकदम किसी एक शार्क को जो है वो अंदाजा हो जाता है कि ये जो जगह है यहाँ अंडे पड़े हुए हैं। वो बड़ा कोशिश करते हैं उससे बचाने की, लेकिन बहरहाल वो अंडे खा जाती है। एक अंडा उससे, उसके धक्के से या किसी वजह से गिर जाता है उस जगह से जहां पर एक ऊंचाई पे अंडे पड़े। अब शार्क उसको मिस कर जाती है। दैट इज सिलेक्शन प्रेशर, जो लकीली वो एक पर्टिकुलर एग सरवाइव कर गया। अब यहां पर आप ये नहीं कहेंगे कि उसका कारनामा था, यहां पर आप ये कहेंगे कि हाँ, जो किसी वजह से वो एस्केप कर गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आप ये भी कह सकते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म भी इन्वायरमेंट में किसी न किसी हद तक सरवाइव कर सकता है जो सिलेक्शन प्रेशर को किसी तरह एस्केप कर जाए। फॉर हाउ लॉन्ग ये कोई नहीं कह सकता। अब आप कंपेयर करें दो ऑर्गेनिज्म को, ये इसी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, अपनी स्टोरी बनाते हैं। दो ऑर्गेनिजम्स को कंपेयर करें। एक है जिसके पास स्ट्रेटजी है बहुत स्विफ्ट मूव की और वो भाग जाता है, फौरी तौर पे छुप सकता है। एक है जिसका अंडा शार्क से बच गया है, लेकिन अब जब वो अंडे से निकला है तो उसकी स्पीड इतनी नहीं है कि वो सरवाइव कर सके। यहां पर क्या काउंट होता है, यहां पर सिलेक्शन प्रेशर से एस्केप होने की लकीनेस तो काउंट हुई है, लेकिन कैरेक्टर नहीं। उस ऑर्गेनिज्म के जेनेटिक मटेरियल को आप यूं कह लीजिए कि वो इस काबिल नहीं है कि वो प्रेडेटर से एस्केप कर सके, लेकिन लकीली वो प्रेडेटर से एस्केप कर गया, वो एक अलग बात है। तो यहां पर जो बात हो रही है, फिटेस्ट कौन है,
फिटेस्ट वो नहीं है जिसकी लक चल जाए, फिटेस्ट वो है जिसके कैरेक्टर्स में ऐसा, जिसके जेनेटिक मटेरियल में ऐसा कैरेक्टर मौजूद हो जो कि उसको अपने उस एनवायरनमेंट में बकायदा सरवाइव करने की कैपेबिलिटी प्रोवाइड करे। फॉर एग्जांपल अ डियर टू अ चीता। अब डियर जो है वो कोई आसान चीज नहीं होती। चीता जो है वो अपने मसल्स जला के उसको पकड़ता है, और दोनों उस टाइम सिलेक्शन प्रेशर में होते हैं। अगर उस चीते के मसल्स थोड़े से भी कमजोर हैं किसी जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से, तो वो चीता अपने मसल्स भागने के दौरान जला बैठेगा। आपको पता है कि अपनी हाईएस्ट स्पीड चीता सिर्फ 6 से 10 सेकंड के लिए रख सकता है, इससे ज्यादा नहीं रख सकता, क्योंकि उस टाइम पर बर्निंग हो रही होती है, शदीद हीट हो रही होती है जो प्रोड्यूस हो रही होती है। अब ऐसी सूरत में जो सिलेक्शन प्रेशर है वो हिरन को फेवर कर सकता है। अब अगर हिरन थोड़ा सा भी कमजोर है, कम भाग सकता है, आपको क्या लगता है कि चीता, आप अगर नेशनल ज्योग्राफिक पे देखें तो चीता जो है वो हिरन के बच्चों के पीछे क्यों भागता? सामने उसके उसकी जो एक उसकी जो रीजन है वो आपके सामने। ये अगर वो ऑर्गेनिज्म, अच्छा फिर अब इसमें देख लीजिए कि अगर वो बच्चा बच जाता है तो इसका मतलब है कि वो नेचर से किसी न किसी अंदाज से एस्केप हो गया। अब उसमें वो कैरेक्टर्स आ रहे हैं कि अब वो अपने प्रेडिटर से तेज भाग सकता है। दिस इज सिलेक्शन प्रेशर, नेचुरल सिलेक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये हैं वो चंद मिसालें। जी बेटा। सर, मैंने कहीं पढ़ा था कि जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है ना, इसका मतलब ये नहीं कि एक ऑर्गेनिज्म बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फिजिकली या जेनेटिकली तो वो सर्वाइव कर रहा है, बल्कि अब जैसे हम, यानी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में डार्विन का मतलब ये था कि जिस ऑर्गेनिज्म में रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी ज़्यादा है, यानी कि फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स हैं वो ज़्यादा रिप्रोड्यूस करते हैं, तो मे बी वो ज़्यादा कहीं ना कहीं फिटेस्ट हैं एज कम्पेयर टू टाइगर या लायन। ऐसा ऐसा ही है क्या? इसमें देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक फीचर है कि रिप्रोडक्शन, जिसमें रिप्रोडक्टिव एबिलिटी ज्यादा है। लेकिन उसमें आप ये भी देखिए ना कि रिप्रोडक्टिव एबिलिटी ज्यादा होने के बावजूद अगर उस ऑर्गेनिज्म में ऐसे फीचर ही नहीं है कि वो फ्लक्चुएशन को सरवाइव कर सके, तो वो ऑर्गेनिज्म जो है उसका रिप्रोडक्टिव रेट बहुत ज्यादा होना चाहिए ताकि वो सरवाइव करे। ह्यूमन की मिसाल ले लें, ह्यूमन को कंपेयर करें इंसेक्ट से। मैं वैसे लायन को भी कंपेयर कर सकता हूं। कोई ऐसा इंसेक्ट नहीं है कि जो 5 साल 7 साल तक की उम्र गुजार सके। लायन गुजार सकता है। अब लायन के अंदर जो फीचर हैं अपने एनवायरनमेंट को बर्दाश्त करने के लिए, वो इंसेक्ट में नहीं है। लायन का जो सीजन आता है उसमें वो 2-3 बच्चे पैदा करता है, उनकी नरिशमेंट करता है, उनको परवान चढ़ाता करती है। बेसिकली मेल लायन तो एक हड हरामी की मिसाल है, उसको छोड़ दें। तो जो फीमेल लायन है वो बकायदा उनको परवान चढ़ाती है। अब यहाँ पर सिर्फ रिप्रोडक्टिव एबिलिटी ही काम नहीं आती, बल्कि यहाँ पर उसकी जो प्रेडेटरशिप है वो भी काम आती है। ठीक है, उसको फूड मिलना वो भी काम आता है, वो प्रेडेटरशिप पे बेस कर रहा होता है। फ्लक्चुएशन को बर्दाश्त करना ये काम आ रहा होता है। इंसेक्ट सिर्फ किस वजह से कामयाब हो जाते हैं? क्योंकि वो शॉर्ट टाइम में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। दोनों का मैदान डिफरेंट है। ये शॉर्ट टाइम में रिप्रोडक्शन कर जाते हैं इसलिए सरवाइव कर रहे हैं, ये लॉन्ग टाइम इसलिए सरवाइव कर जाते हैं क्योंकि इनके जेनेटिक मटेरियल में वो चीजें मौजूद हैं कि ये एनवायरनमेंट की फ्लक्चुएशन को बर्दाश्त कर लें। दोनों अपने अपने मैदान में यूनिक है। ठीक है। अल्टीमेटली अल्टीमेटली वैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि अल्टीमेटली बात आ जाके वहीं पर आ जाती है जो डार्विन ने कहा है कि अल्टीमेटली अगर वो ऑर्गेनिज्म अपनी रिप्रोडक्टिव एज को पहुंच जाता है तो वो फिटेस्ट काउंट होगा। अल्टीमेटली बात आ जाके वहीं आ जाती है। ठीक है, क्योंकि अगर वो रिप्रोडक्टिव एज को पहुंच गया इसका मतलब है वो बहरहाल एक फिटेस्ट था और अब वो अपनी लेगेसी आगे ट्रांसपोर्ट कर रहा है। लेकिन सिर्फ ये कैरेक्टर काउंट होता नहीं है। अगर आप बर्ड्स की मिसाल लें तो बर्ड्स को रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंचते पहुंचते बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल इसकी ये है कि जो बर्ड्स हैं
उनको कोई ना कोई कैरेक्टर अपने पास ऐसा रखना पड़ता है ताकि उसकी फीमेल उसको पसंद कर ले। अब वो रिप्रोडक्टिव सक्सेस उसकी अगर होगी तो वो इस फीचर की बुनियाद पे होगी। ऐसी सूरत में चाहे वो रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंच भी गया है, अगर उसमें वो कैरेक्टर नहीं है तो इट वुड नॉट बी एबल टू ट्रांसपोर्ट इट्स ओन जेनेटिक मटेरियल इन द नेक्स्ट जनरेशन, and that would lead to elimination of the genetic material of that particular individual। तो यहां पर हर एक का मैदान डिफरेंट हो जाता है। जिसमें मेरा आपका माइक ऑन कुछ कर तो होते हैं ना, तो यही करते हैं। एक मिनट ठहरिएगा बेटा, सदफ ठहरिएगा। सुमेरा आप बोले, आपकी आवाज बिल्कुल कट गई। जी सर, ये जो आपने सिलेक्शन की जैसे बात कर रहे हैं कि बाई चांस ही वो इंडिविजुअल सिलेक्ट होंगे ना, जैसे हम अब कोरोना की बात करें तो अब कोरोना जैसे अब बाई चांस ही किसी को इफेक्ट कर रहा है और ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है और जो बच जाएंगे तो वो भी तो इस तरह से नेचुरल सिलेक्शन ही हो रही है ना, ये भी। हाँ, ये ज़रा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस है इसमें। हाँ, ऐसा ज़रूर है कि एक ही पॉपुलेशन के अंदर, मतलब हमें ना अब यहाँ थोड़ा सा हार्श होना पड़ता है, काफ़ी हार्श होना पड़ता है। मतलब प्योर साइंटिफिक अप्रोच में हमें थोड़ा सा ना यूँ कह लीजिए कि एथिकल अप्रोच से निकलना पड़ता है। जो अखलाकियात है ना, जो मॉरल्स हैं, उस अप्रोच से थोड़ा सा निकलना पड़ता है कि वाकई में सम टाइम हमें ये नज़र आ रहा है कि जो कमज़ोर है, जो इम्यूनिटी जिसकी वीक है, वो, अब मुझे नहीं पता कि हम में से कितने लोग हैं जो जितकी, जैसे मेरी औकात पता नहीं है कि नहीं, कि मुझे अगर वाकई में, जैसे मेरा अंदेशा है कि मुझे नवंबर में कोरोना हो चुका है और मुझे जो हुआ था वो नाकाबिले बयान है, लेकिन वो एग्जैक्टली वो सिम्टम्स नहीं है। मेरे पास सबूत ये है कि मेरे घर पे मेरी भाभीियों के साथ ये हुआ था कि उनको ना जायका आ रहा था और ना स्मेल आ रही थी, एंड वी वर ऑल सफरिंग फ्रॉम फीवर। मेरे 3 भाई, मैं बशमूल मेरे, हम 3 भाई जो हैं वो बुखार में थे। मेरी दोनों भाभीियों को बुखार नहीं हुआ लेकिन उनके जायके और स्मेल गॉन थी। तो इससे हमारी ये एक गेस है कि हमें नवंबर में घर पे, पूरे घर को कोरोना हो चुका। बात पे, पॉइंट पे आते हैं कि ऐसी सूरत में ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि जिनकी इम्यूनिटी कम है वो अगर एस्केप कर जाते हैं, वो एक और बात है। लेकिन साइंटिफिकली अगर देखा जाए देन देयर इज अ चांस कि जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है वाकई वो मौजूद हो। मुझे ये बात असल में ये एथिकली इसलिए बुरी लग रही है कि ये जाहिर सी बात है कि बहुत से घरों में बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, जवान हैं जिनकी इम्यूनिटी वीक है, तो इसलिए मुझे थोड़ी बात करते हुए मैं हेजिटेट कर रहा हूँ। हमें एथिक्स से बाहर आना पड़ता है थोड़ा सा ऐसी बात करते हुए, लेकिन क्योंकि आप सारे मैच्योर हैं इसलिए मैं थोड़ा सा ये बात कर सक रहा हूँ। जैसे मैं अक्सर कहा करता हूँ कि अगर मच्छर ना होता तो इस वक्त ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होती कि जो है वो ज़मीन रहने के काबिल ना होती। तो इकोसिस्टम में मच्छर की मौजूदगी ज़मीन के लिए ही सही लेकिन एक ब्लेसिंग है। आपको इकोसिस्टम के एंगल से सोचना पड़ता है बजाय ह्यूमन के एंगल से। जी सदफ, आप कुछ कह रही थी बेटा? सर मैं वही बोल रही थी ना कि इंसेक्ट में भी तो वही सेम, जिस तरह से आपने बर्ड्स की बात की थी कि वो तो लुक के हिसाब से, सर इंसेक्ट में तो फूड के हिसाब से होता है, वो तो न्यूट्रल फूड आई थिंक उसे कहते हैं, वो बिहेवियर है उनमें। इंसेक्ट में अगर क्या वो है, ज्यादा, दोबारा बोलिएगा। सर जो ज्यादा फूड लेकर आएगा मेल तो फीमेल उसके साथ ही मेटिंग का मतलब करेगी, वरना नहीं। हाँ, ऐसा तो भी सर है। नप्टियल गिफ्ट की बात कर रही हैं आप? सर एक चीज होती है नप्टियल गिफ्ट, ये बर्ड भी करते हैं, ये बर्ड भी करते सर हैं। मैं वही बात कर रही हूँ सर, जी जी और इंसेक्ट भी करते हैं आई थिंक। जी। अब उसमें जिसके पास ये एबिलिटी होगी वो चाहे रिप्रोडक्टिव एज को पहुंचा या नहीं पहुंचा, अगर वो रिप्रोडक्टिव एज को पहुंच गया और उसके पास ये एबिलिटी नहीं है, जैसे मोर, मेल मोर ही खूबसूरत क्यों होता है, फीमेल मोर क्यों नहीं होती? जो मोरनी होती है उसको फीमेल मोर में वो फीचर चाहिए होता है, पर फैलाने वाला, वो पर फैलाने वाला एक फीचर चाहिए होता है। अगर नहीं है या अगर कम शाइनी है, मतलब मोरनी में भी बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो इंसानी फीमेल्स जो हैं उनके वाले भी हैं कि बहुत शाइनी भड़कीले कलर पसंद आते हैं। तो जो मोरनी है वो भी एक ऐसी चीज है जो कि उस कैरेक्टर को, और आपको पता है एक साइंटिस्ट है, एवोल्यूशनिस्ट है, जहावी, उसने ऐसे फीचर्स को हैंडीकैप फीचर कहा है।
वो कहता है कि बर्ड अपनी मेट सिलेक्ट करने के चक्कर में अपने अंदर कुछ ऐसे कैरेक्टर्स रख बैठता है, या यूं कह लीजिए कि वो तो नहीं रखता, लेकिन फीमेल ऐसे बर्ड्स को सिलेक्ट कर लेती है, इसको सेक्सुअल सिलेक्शन कहते हैं। फीमेल्स ऐसे बर्ड्स को सिलेक्ट कर लेती हैं जो बर्ड बाकायदा ऐसे कैरेक्टर पोजेस कर रहे होते हैं जो उनके अपने सर्वाइवल में खतरा होता है। लेकिन अगर वो रिप्रोडक्टिव एज को पहुंच जाते हैं और उनमें वो कैरेक्टर नहीं है तो फीमेल उसको सिलेक्ट नहीं करती। तो ये इतना कॉम्प्लेक्स है। अब यहां पर रिप्रोडक्शन में कामयाबी, उसके पीछे वो एक पर्टिकुलर फीचर है। तो वो इसका मतलब है कि नेचुरल सिलेक्शन की पहली सिलेक्शन अगर उधर होती है तभी वो सरवाइव करेगा। तो अल्टीमेटली बात रिप्रोडक्टिव सक्सेस पे ही आ जाती है, लेकिन उस रिप्रोडक्टिव सक्सेस तक पहुंचने के लिए कुछ और रिक्वायरमेंट्स हैं जो पहले फिट होंगी तो रिप्रोडक्टिव सक्सेस होगी। इसका मतलब है सिर्फ रिप्रोडक्शन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का सिर्फ मतलब रिप्रोडक्शन नहीं है, लेकिन आखिरी मतलब वही है। सर वो तो इसलिए भी तो ये कहते हैं ना, मतलब कि उनकी जो प्रोजेनी हो वो स्ट्रांग हो, ताकि ऐसे मेल चूज करें कि वो स्ट्रांग मेल हों, कि जैसे प्रोजेनी को सर्वाइव कर। लाइनस है। अब लाइनस जो है उसके सामने ये जो मेल लायन होता है वो बेसिकली जो लायन होता है वो बेसिकली मल्टीपल फीमेल्स के साथ मेट कर सकता है। तो वो जो एक लायन है जो मल्टीपल फीमेल्स के साथ मेट कर सकता है, ही हैज टू बी द हेड ऑफ द क्लैन। अगर वो अपने प्राइड का हेड नहीं है तो फीमेल्स जो हैं उसके इख्तियार में नहीं है। ऐसी सूरत में जो मेल होगा, ही हैज टू शो सम पावर एज वेल एज द हेयर, वो जो बाल हैं उसके इर्द गिर्द उनका जो गुच्छा है और उसकी जो पावर है वो बहुत बहुत ज्यादा काउंट करेगी। एलिफेंट्स, हाइनास, बफेलोज, ये तमाम के तमाम जो हैं इनमें ये फीचर मौजूद है। तो ये पीछे आखिरकार जब आप उसके पीछे जाते हैं तो नेचुरल सिलेक्शन के पीछे और भी बहुत कुछ है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के पीछे और भी बहुत कुछ है। अरे बेटा मैंने आगे पढ़ाना था, लेकिन यहाँ बहुत अच्छा सवाल आ गया तो इस वजह से फिर जो है वो रह गया। ये जो है ना हमने ये चीज एवोल्यूशनरी सपोर्टेड, ये जो सपोर्ट है इनमें यहाँ पर एक पॉइंट है, हाँ ये वाला, ये जो बग्स वाला है, ये बग्स वाला पॉइंट बिल्कुल वही है जो बर्ड्स वाला है तकरीबन ना, जो हमने बर्ड्स वाला नहीं पढ़ा था कि जो बीक्स का स्टाइल है, इसी तरह कुछ बर्ड्स के भी जो है वो सॉरी बीक जो है, जिस तरह बर्ड्स की बीक का स्टाइल है उसी तरह कुछ बग्स हैं, उनके अंदर भी जो उनकी नीडल है ना, जो वो पेनिट्रेट करते हैं किसी फल के अंदर या किसी स्टेम के अंदर, वो नीडल जो है वो बड़ी मैटर करती है। जैसे यहाँ पर इन्होंने एक मिसाल दी हुई है, चले मैं टेक्निकल नेम्स बाद में कल से ही, क्योंकि बर्ड्स के टेक्निकल नेम्स भी दिए हुए हैं और प्लांट्स के भी दिए हुए हैं, लेकिन एक वैसे आपको मिसाल बता देता हूँ कि वो फल जिनका सीड छिलके के करीब होता है, जहां ऐसे फल होंगे वहां ऐसे इंसेक्ट होंगे जिनकी जो नीडल है वो छोटी होती है, तो इंजेक्शन नीडल है जिससे वो पेनिट्रेट करके वो सीड निकालेंगे, पर्टिकुलर सीड। वो इंसेक्ट नीडल, छोटे इंसेक्ट नीडल वाले सिर्फ वहीं सरवाइव कर सकते हैं जहां सीड छिलके के करीब होगा, और जहां सीड मिडल में करके होगा छिलके से दूर, वहां सिर्फ वो सरवाइव कर सकते हैं जो पेनिट्रेट कर सकते हैं अपनी नीडल। इसका मतलब है कि अल्टीमेटली जो अडेप्टेशन है, जो जेनेटिक मटेरियल है उस अडेप्टेशन के लिए, वो नेचर उसी को सिलेक्ट करेगी। अब ये भी एक सिलेक्शन प्रेशर है ना, ये भी एक सिलेक्शन प्रेशर है कि फूड की अवेलेबिलिटी एक सिलेक्शन प्रेशर है उस एरिया में, जो उसको सरवाइव कर गया वो फिटेस्ट है। जी बेटा।